विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने हिंदी क्लास में। आज मैं आपको चैप्टर 7 ठेस पढ़ाने जाऊँ। इससे पहले हुनरू का जल प्रपात है और एक और चैप्टर है, तो वो चैप्टर में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो अंदर से इंटरनल जो है वो उसमें समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैं डायरेक्ट उसका आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं आज आपको ठेस पढ़ाता हूँ। यहाँ पढ़ लेते हैं पहले के लोकमन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु। तो ठेस के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति, दोस्तों जहाँ हम रहते हैं उसे मिथिलांचल कहते हैं, कि प्रभावी वर्णन है, यानी व्याख्या की गई है। यह कहानी कलाकार के मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है। शर्म के प्रति सम्मान की भावना, यहाँ शर्म यानी इज्जत वाला शर्म नहीं, शर्म का अर्थ काम होता है। ये रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता में को समझने का पाठ योगदान महत्वपूर्ण है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि कहानी उल्लेखनीय, यानी ये लोक संस्कृति की अपने मिथिलांचल की संस्कृति को दिखाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। तो आप ये समझ लो कि ठेस कहानी का मुख्य पात्र जो है वो सिरचन है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, सिरचन की गिनती नहीं करते थे, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनता है कि सिरचन को लोग क्या समझते थे? तो बेकार ही नहीं बेगार भी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बेकार और बेगार में अंतर, बेकार यानी जो कोई काम का ना हो, बेगार जिसके पास कोई काम ना हो। ध्यान से सुनोगे, बेकार यानी जो कोई काम का ना हो और बेगार यानी जिसके पास कोई काम ना हो। ठीक है, तो गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? बेकार ही नहीं बेगार भी समझते थे। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता, यानी सिरचन को कोई नहीं बुलाता कि खेती में काम जो होता था। सिरचन को क्या होगा? उसे बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डोलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे, मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बताए, यानी वो कोढ़िया था, थोड़ा काम नहीं करता था लोगों की नज़र में, परंतु वो काम क्लियर। अब हम यहाँ से तो वहाँ तो पता चलेगा कि लोग सिरचन को काम चोर ही, बेकार ही नहीं बेगार भी समझते थे, वो काम चोर था। अगर लोग सारे लोग खेत में पहुँच जाते तब सिरचन जाता, खुरपी में हाथ लिए डुलाते हुए जाता, हाथ में खुरपी लिए हुए। तो उसे अगर बुलाने का मतलब है कि उसको बेकार में पैसा देना। अब क्या रहा है? आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई, यानी आज उसको लोग जो भी बुरा भला कहला है, मुफ्तखोर चटोर, तो सवाल बनता है कि लोग काम इसको सिरचन को क्या कहते थे? तो मुफ्तखोर चटोर कामचोर। ठीक है, एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। जी दोस्तों, एक समय ऐसा था कि बड़े बड़े बाबू लोग, यानी बाबू का बड़े लोगों की गाड़ी उसके पास लगी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं, खुशामद करते, यानी इतना वैल्यू था उस समय में कि लोग उसको पूछते नहीं, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में ही यह कारीगरी रह गई। इसे मस्का लगाना कहते हैं। बड़े बड़े लोग आते कहते क्या कि अब तो ये कारीगरी तुम्हारे ही हाथों में रह गई है, सारे इलाके में तुम्हारे हाथ में कारीगरी है। एक दिन का समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। यानी अब कह रहा है बड़े बड़े लोग कि बड़े भैया की चिट्ठी आई है कि सिरचन को कहना कि ये एक सिक बना करके भेज दे, एक चिक जोड़ा है ना, सिरचन को एक जोड़ा चिक बनवा लेना। ठीक है, तो ये देखो ये मस्का का काम अब सिरचन को कर रहा है। अब कह रहा है मुझे याद आया मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। यानी अब ये लेखक कह रहा है कि मेरी माँ जब भी कहती कि सिरचन को बुलाना है तो लेखक पूछ लेता कि भोग का अर्थ खाना पीना क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, अरे जा बेचारे, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। यानी लेखक की माँ कह रही है कि सिरचन हमारे यहाँ काम करने आता तो पूजा भोग की बात नहीं करता। ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के लड़के को एक बार मेरे सामने बेपानी कर दिया था। ठीक है, किसे बेपानी कर दिया था? पंचानन चौधरी के लड़के को, ब्राह्मण टोली के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप याद रखना, ब्राह्मण टोल के पंचानन चौधरी के लड़का को बेपानी कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव है कि सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया था? तो पंचानन चौधरी के लड़के को। पंचानन चौधरी कहाँ? तो ब्राह्मण टोली का। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर करो, भी बहुत समय रिलैक्स होकर पढ़ो, 100 में 100 नंबर आएगा आपका। ठीक है, अब हम करते हैं उसके छोटे लड़के को। सिरचन ने तुम्हारी भाभी, सिरचन कह रहा है तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है। परोसना का अर्थ देना, नाखून से खोट कर यानी बहुत थोड़ा। और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कुम्हार की घर वाली बनाती है, तुम्हारी भाभी कहाँ से सीखी। यानी अब सिरचन को खाने में दिया ना, तो उसको कह रहा है कि ये जो दही का खोड़ा जो होता है वो तो हम कुम्हार की घरवाली बनाती थी। घरवाली का अर्थ बीबी है। जी पता है मुझे, आपको पता होगा, है ना। तो ये अब ये कह रहा है तुम कहाँ से सीखे। इसीलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं
माँ से पूछ लेता कि माँ से पूछ लेता, यानी इसीलिए कहा जाता है कि सिरचन को बुलाने से पहले पूछ लिया जाता, पूछ लेता है ना। अब क्या कह रहा है, सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती आ सिरचन। हुलस कर का मतलब बड़ा नज़दीक जाकर प्रेम पूर्वक माँ कहती आजा सिरचन, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। यानी नैनू जो है मक्खन, इसको मथ रही थी तो माँ कह रही क्या तुम्हारी याद है। ये भी मस्का है दोस्तों, ध्यानपूर्वक चैप्टर को पढ़ो, ये जीवन से रिलेटेड होता है। ये सिरचन को मक्खन लगाया जा रहा है। घी की दाढ़ी, दाढ़ी खखोरन यानी घी खखोरने के बाद जो बचता है, के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। यानी आप सिरचन को कह रहा है कि घी की खखोरन और चूड़ा तुम्हें बड़ा पसंद है ना। और बड़ी बेटी के ससुराल से संवाद भेजा, संवाद यानी मैसेज, उसकी ननद रूठी हुई है, मोती का शीतल पाटी चाहिए। ननद को और कोई काम ही नहीं होता ससुरी, ये उसकी मतलब बड़ी बेटी की ननद जो रूसी हुई है, काहे के मारे, तो भैया इसको सिरचन के हाथ का ही शीतल पाठी चाहिए, इसीलिए इसकी ननदिया रूठी हुई है। ठीक है, इसकी ननद जो थी वो रूठी हुई थी। अब क्या कह रहा है, सिरचन अपनी पनियाई जीभ, पनियाई यानी ललचाया हुआ जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सोंधी सुगंध सूंघ कर ही आया हूँ माँ जी, है ना। ये आगे आप देखो, यहाँ कह रहा है कि घी की सुगंध लेकर के आ रहा हूँ भाभी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ मिलती है। यानी सिरचन कह रहा है कि शादी ब्याह का मौसम में काम करने वाले को दम मारने का मतलब चैन लेने की छुट्टी नहीं है। सिरचन जाति का कारीगर था। सिरचन क्या था, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है, सिरचन क्या था, जाति का जी कारीगर था। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कूची बनाता, यानी बड़े मन से बनाता। फिर कूचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त, यानी काम जो करता बड़ी जतन से मेहनत से करता था। और काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी, गेहुआ सांप की तरह फुफकार उठता था, यानी उसको कोई कुछ बोल दे तो वो गुस्सा जाता था। अब क्या कह रहा है, कोई भी कुछ बोलता तो गेहुआ सांप की तरह फुफकार उठता था। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुंह जोर है काम जोर नहीं, यानी उसे बुरा भला पसंद नहीं था। अगर उसे कोई बुरा भला कहता तो वो गुस्सा आ जाता और कहता कि फिर दूसरे से काम करवा लीजिए, सिरचन काम चोर है, सिरचन मुंह जोर है परंतु काम चोर नहीं है, मुंह का जोर जरूर है वो। बिना मजदूरी के पेट भार भात पर काम करने वाला कारीगर, ये सिरचन जो था वो सिर्फ खाना लेता था, क्यों, क्योंकि बेचारे की जोड़ू मर चुकी थी बीवी। दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल व बर्दाश्त नहीं करता। कौन, सिरचन कैसा था कि उसको खाने पीने में मीठा या दूध मलाई नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बात में झाल नहीं, हाँ गुस्से वाली बात उसे पसंद नहीं थी। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। तली बघारी हुई तरकारी दही, यानी उसको लोग सिरचन को क्या समझते थे, चटोर। ये ऑब्जेक्टिव है तो आप सही पूर्वक पढ़ो, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दो कि सिरचन को लोग कामचोर अथवा, क्या कह रहा है अब कि सिरचन मुंह जोर है पर कामचोर नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब कह रहा है कि बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठास ना हो नहीं चलेगा लेकिन जलक बर्दाश्त नहीं करता। अब कह रहा है सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। तली बघारी तरकारी दही कढ़ी मलाई दूध, इन सबका प्रबंध पहले कर लो, यानी सिरचन से काम करवाना है, खाना थोड़ा जलदार होना चाहिए एकदम, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। ये देखो सिरचन की कमजोरी सबको पता थी कि उसको खाना अच्छा चाहिए, क्योंकि घर पे खाना मिलता नहीं, उसकी बीवी मरी हुई थी। अब कह रहा है कि खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई समाप्त। सिरचन के खाने में चिकनाई की कमी, काम से चिकनाई खत्म। अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा, यानी काम को आधा छोड़ के खड़ा हो जाएगा और क्या कहेगा, आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा। क्या करा है सिरचन की, माता जी आप हमारा अधकपाड़ी से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। सिरचन कह रहा है कि किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन मानो कभी नहीं, क्योंकि सिरचन को लोग बुरा भला कहता, किसी दिन मानो कभी नहीं। अब क्या कह रहा है, मोती घास की पटेर रंगीन शीतल पाटी बांस तिल्लिया झिलमिलाती चीक, सतरंगे डोर मेढे मोढ़े भूसी चुन्नी रखने के लिए मुझ की रस्सी, मुझ यानी मुझेला के बड़े बड़े जाले, हलवाहा के लिए ताल से सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत काम है, यानी बहुत सारा काम सिरचन जानता था, जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं करना जानता था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में इन सब कामों को बेकाम की काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी अनाज में पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो, वह कुछ नहीं बोलता। यानी ऐसा काम था गांव घर में कि उन कामों को उसे करवा लो, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, उसे खाना पेट भर खिला दिया जाए और क्या था,
कि एक आध पुराना दुराना कपड़ा दे दिया जाए, लोग चले जाते थे। हमारे समाज में भी पहला ऐसा ही होता था, परंतु अब तो वह सही समय ही बदल चुका है। ठीक है, वो कपड़ा दे करके विदा कर दिया जाता था और लोग पैसा भोग विलास नहीं लेते थे, खाना पीना होता था। अब आगे कह रहा है, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है। अच्छा, बात करने में वो मस्त था, उससे बात करो तो लंबी चौड़ी बात करता। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। किसकी? भज्जू महाराज की। ऑब्जेक्टिव है, आप याद रखोगे। ठीक है, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात, यानी भज्जू महाराज की बेटी जो थी ना, सिरचन कुछ बोल दिया तो कहते कि मैं माँ से जाकर कहती हूँ। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है। अब सिरचन कह रहा है कि बड़ी बात है बिटिया, बड़े लोगों की बातें बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पाटियां का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। यानी कितना लंबा लंबा काम तू खेसारी का सत्तू खिला करके करवा लेते हो, या तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी? सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सिरचन ने मुस्कुराकर के भज्जू महाराज की बेटी को कहा, वो बच्ची थी, गुस्सा गई। अब उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। लेखक कह रहा है, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी थी। किसकी शादी होने वाली थी? मानू दीदी की। मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो खाली स्थान यानी घर से निकाल दिया जाएगा मानू को। ये खाली स्थान बड़ा खतरनाक होता है, यानी खाली स्थान है कि मानू को घर से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो मानू का दूल्हा अफसर मानू का। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस, यानी ऐसे ही वापस, इसीलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। इसलिए माँ ने सोचा कि उसका दूल्हा थोड़ा खतरनाक है, ऐसे लौटा उटा देगा तो लफड़ा हो जाएगा। अब देखो मूर्खता, देखो शीतल पाठी के लिए लड़की को वापस, ये था पुराना समाज। ठीक है, तो यहाँ तक आपका चैप्टर हो चुका है। अगला चैप्टर आपको कल मिलेगा समय